नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं दीपक शर्मा, दीपक साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने परमाणु के मूल कण प्रोटॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, प्रोटॉन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परमाणु के मूल कण न्यूट्रॉन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, न्यूट्रॉन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर मैं एक बार बात करूं वापस से प्रोटॉन की खोज के बारे में, तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज अगर प्रोटॉन के बारे में मैं कंप्लीटली अध्ययन के बारे में बात करूं तो प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी सन 1920 में रदरफोर्ड ने अच्छी तरीके से बता दिया था कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। दोस्तों, उसके बाद में परमाणु को एक और उदासीन कण का एहसास, और उस उदासीन कण का नाम था दोस्तों क्या था, न्यूट्रॉन था। एक वैज्ञानिकों को ऐसा अनुभव एहसास हुआ, ऐसा फील हुआ कि परमाणु के अंदर कोई एक मूल कण उदासीन भी हो सकता है, और उस बाद में उस कण का नाम दोस्तों क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। और वो कण क्या था दोस्तों, न्यूट्रॉन था। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में न्यूट्रॉन की खोज के बारे में डिटेल से बताता हूँ। पहले तो दोस्तों क्या है कि जैसे ही प्रोटॉन की खोज हुई, तो प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में आपको पता है कि प्रोटॉन कैसा कण है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटॉन कैसा कण है, एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। आपको पता है प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में दोस्तों क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर दोस्तों प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है, तो आपको पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींच लेगा या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा से गति कर तो अगर नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ही बाहर निकल जाएगा नाभिक से तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब प्रोटॉन और तब उन्होंने वैज्ञानिकों को ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पर एक कोई ऐसा प्रोटॉन के साथ एक ऐसा उदासीन कण और भी है जो प्रोटॉन को इस नाभिक के अंदर बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और दोस्तों आप बाद में पढ़ोगे, आपको मैं डिटेल से बताऊंगा नाभिकीय बलों के बारे में। दोस्तों नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जिस बल द्वारा बंधे होते हैं उस बल को दोस्तों क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। और दोस्तों ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो एक इनके कन्वर्ट होने से या इनके विनिमय से एक कण उत्पन्न होता है जिसको अपन कहते हैं मेसोन कण। और वो मेसोन कण नाभिकीय बलों के लिए दोस्तों क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज वैसे तो 1900 जैसे ही प्रोटॉन की खोज होती है उसके तुरंत बाद में हो जाती है, लेकिन इसकी खोज में देरी का क्या कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अलग से लिखा है कि न्यूट्रॉन की खोज में देरी का क्या कारण था। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मैं क्लियर करूंगा आपके एक एक पॉइंट। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, जिनका नाम क्या था, जेम्स चैडविक। दोस्तों जेम्स चैडविक ने सन 1932 में, कब दोस्तों, सब 1932 में किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज कौन सी अभिक्रियाओं से हुई थी दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रियाओं से किसकी खोज हुई थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे, जेम्स चैडविक ने। कौन सी अभिक्रियाओं से हुई, तो क्या बताओगे दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रियाओं से। दोस्तों तो न्यूट्रॉन की खोज है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा हुई है। कैसे हुई है, तो देखो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम का एक नाभिक लिया। दोस्तों बेरिलियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 4 और द्रव्यमान संख्या दोस्तों कितनी होती है, 9 होती है। और इस बेरिलियम पर दोस्तों किसकी बौछार कराई, एल्फा कणों की। दोस्तों एल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। आप तो एक बात याद रखो कि एल्फा कण क्या होते हैं,
हीलियम के नाभिक होते हैं, न कि हीलियम का परमाणु। दोस्तों मैं अल्फा कणों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही क्या किया, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की क्या कराई दोस्तों, बौछार कराई, तो क्या होता है, एक नया परमाणु बनता है। जैसे मैं आपको क्या बनेगा, तो नाभिकीय विक्रियाओं के अंदर मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है यहाँ पर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभिक्रिया से पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, अभिक्रिया के बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों अगर मैं करता हूं 4 और 2 तो कितने हो गए, 6। 6 नंबर पर कौन सा तत्व आता है दोस्तों, कार्बन। 9 और 4 कितना हो गया, 13। दोस्तों ये कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन C6 12, कार्बन C6 13, कार्बन C6 14। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि परमाणु का द्रव्यमान किसमें नापा जाता है, AMU में। किसमें नापा जाता है, AMU में। तो दोस्तों AMU के निर्धारण के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक काम में लेते हैं, तो क्या बताओगे, कार्बन C6 12। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AMU के निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन C6 12 का। और दोस्तों यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉसिल डेंटिंग विधि या कार्बन डेंटिंग विधि जिसकी सहायता से हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, उसमें किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताओगे, कार्बन का कौन सा, कार्बन 14। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समस्थानिकों की जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो समान इसलिए बोला जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। दोस्तों मैं बता दूं कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन 12 का उपयोग AMU के निर्धारण में किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग दोस्तों किसमें किया जाता है, कार्बन डेंटिंग विधि, जिसे फॉसिल डेंटिंग विधि भी कहते हैं, जिसका उपयोग जीवाश्म की आयु के निर्धारण में किया जाता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, तो क्या बताओगे, कार्बन 14 ही रेडियो एक्टिव है और इसी का ही प्रयोग कार्बन डेंटिंग विधि में लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्बन C6 13 नजर आ रहा होगा आपको, तो ये कार्बन C6 13 है ना, वो एक कैसा है, अस्थायी है। तो आपको पता है प्रत्येक अस्थायी कण है वो ये चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं, तो स्थायी होने के लिए वो यहाँ पर क्या करता है, एक कण को उत्सर्जित करता है, एक कण को उत्सर्जित करता है और यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाती है। कार्बन C6 12 ये क्या है दोस्तों, स्थायी है, ये क्या है, स्थायी है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर तो 6 ऐसे कैसे हैं, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ 13 से यहाँ 12 द्रव्यमान संख्या में एक की क्या हो गई, कमी। तो न्यूट्रॉन का योगदान केवल द्रव्यमान संख्या में ही होता है, परमाणु क्रमांक में योगदान नहीं होता है। मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों शुरू में तो क्या हुआ, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है अपने पास कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो क्या बताओगे, जेम्स चैडविक ने। कब की, 1932 में की। कौन सी अभिक्रियाओं द्वारा की, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा की। कैसे की, तो बता दोगे, बेरिलियम पर किसकी बौछार कराई, अल्फा कणों की। तो पहले तो अस्थायी था, बाद में जैसे स्थायी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एक कण उत्सर्जित हुआ और वो कण दोस्तों क्या था, न्यूट्रॉन। दोस्तों ये अभिक्रिया तो हो चुकी थी, ये तो पहले ही बता दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कण क्या है, न्यूट्रॉन ही है क्या। तो दोस्तों क्या हुआ कि शुरू में तो ये कण है ना, इस कण को क्या माना गया, इस कण को माना गया गामा किरण। क्या माना गया, गामा किरण। 3 किरणें होती हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव विकिरणें हैं। कैसी है, रेडियो एक्टिव विकिरणें। दोस्तों इनमें गामा किरण है ना, इस गामा किरण का आवेश क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। न्यूट्रॉन का भी आवेश 0 होता है और गामा किरण का आवेश भी दोस्तों कैसा होता है, 0। मतलब न्यूट्रॉन भी उदासीन है और गामा किरण भी कैसी है, उदासीन। तो शुरू में वैज्ञानिक इसको गामा किरण ही मान बैठे थे, उनको नहीं पता था कि ये न्यूट्रॉन है, कोई अलग कण है। लेकिन बाद में इस पर और रिसर्च किया, तब उन्होंने जब गामा किरणों की एनर्जी के बारे में अध्ययन किया तो देखा तो इन दोनों की एनर्जी के अंदर चेंजेस था। चुंबकीय जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी उनमें भी चेंजेस था, जो चुंबकीय आघूर्ण था इनके चक्रण में भी, सब में क्या डिफरेंस था। तो उनसे पता लगा कि यार ये गामा किरण तो नहीं है। तो गामा किरण नहीं है तो ये क्या है, तो भाई ये एक उदासीन कण था, इस पर कोई आवेश नहीं था।
तो आवेश नहीं था तो उदासीन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और उस न्यूट्रल से क्या नाम दे दिया दोस्तों? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। इस प्रकार से इस न्यूट्रॉन की क्या हुई? खोज हुई। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, ये अभिक्रिया तो पहले ही करा करके देख लिए थे, ये कण भी आ गया था, लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है? ये न्यूट्रॉन ही है क्या? ठीक है ना। तो ये खोज में देरी, तो शुरू में तो ये देखा कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई रोला नहीं था, गामा किरण मान बैठे थे। तो दोस्तों इसकी खोज में तो भाई फिर ये भी देखे कि इस पर आवेश है या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में जाकर ये फाइनली पता लगा यार ये तो उदासीन कण है और इसकी एनर्जी तो गामा किरणों से मैच ही नहीं खा रही, ये तो कोई नया ही कण है। तो ये उदासीन होने के कारण उदासीन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और न्यूट्रल से क्या नाम दिया गया? न्यूट्रल। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि खोज में देरी का कारण दोस्तों क्या है? तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर उदासीन प्रकृति। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज में देरी का क्या कारण था दोस्तों? तो क्या बताओगे? उदासीन प्रकृति। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों बता दोगे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है दोस्तों? जीरो। मैंने बताया था कि जब भी आवेश कितना हो? जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है दोस्तों? उदासीन। दोस्तों अगर न्यूट्रॉन के अगर मैं विशिष्ट आवेश की बात करूं, विशिष्ट आवेश को क्या बोलते हैं? E/m। अब एक बात, तो इस E का मान क्या है? जीरो। E का मान क्या है? जीरो। तो जीरो में किसी भी कितना भी द्रव्यमान क्यों ना हो, अगर उसका भाग देंगे तो भी क्या आएगा अपने पास में? जीरो। तो दोस्तों याद रखना, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? जीरो। और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी दोस्तों कितना होता है? जीरो। न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसे होती है? उदासीन। न्यूट्रॉन की खोज में देरी का क्या कारण था दोस्तों? उदासीन प्रकृति। दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी। 1932 में फाइनली रूप से डिसाइड कर दिया था कि न्यूट्रॉन ही है, ये गामा किरण नहीं है। इसलिए जेम्स चैडविक को सन 1934 में क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। किसके लिए मिला था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं किसके, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अगर मैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करूं mn, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम। दोस्तों आपने देखा होगा ये डाटा देख करके कि प्रोटॉन में यहां पर 2 थे और न्यूट्रॉन में क्या है? 5 है। बस केवल इतना सा अंतर है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ना, वो किसके इक्वल है? वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। बिल्कुल तो बराबर है नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों क्या है? लगभग बराबर है। अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -24 क्या जाएगा? ग्राम। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं आगे कहीं ये बोलूं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पॉइंटों में अंतर है कि न्यूट्रॉन में तो क्या है? 1.672, सॉरी प्रोटॉन में तो 1.672 और न्यूट्रॉन में क्या है? 1.675। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ही भारी क्यों ना हो, तो भारी तो कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन। इसीलिए मैंने कहा था कि परमाणु का सबसे हल्का मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो दोस्तों एक ये भी याद रखना, परमाणु का सबसे भारी कण, देखो मैंने लिख भी रखा है, यह परमाणु का सबसे क्या है? भारी मूल कण है। तो परमाणु का सबसे भारी मूल कण को दोस्तों कौन सा है? तो क्या बताओगे? प्रोटॉन। मैंने ये भी बताया, सॉरी न्यूट्रॉन। मैंने भी बताया था प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एएमयू में 1.007 AMU होता है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान AMU में दोस्तों कितना होता है? 1.008 AMU। दोस्तों इतना ही है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर मैं प्रोटॉन के सापेक्ष द्रव्यमान की बात करूं, अगर मैं ये कहूं प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1 है तो न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होगा? 1 इकाई। अगर मैं कहूं प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1 इकाई है तो न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितनी होगी? 1 इकाई। क्यों? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो मैं प्रोटॉन के सापेक्ष बात करूं तो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं? 1। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये परमाणु का सबसे भारी मूल कण है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं तो ये परमाणु का सबसे ज्यादा क्या है, अस्थायी मूल कण है। क्या है, सबसे ज्यादा अस्थायी मूल कण है। और दोस्तों ये अस्थायी है, मतलब ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रह सकता, ये नाभिक में है इसलिए स्थायी रह पाता है। नाभिक में प्रोटॉन के साथ बंधा होता है नाभिकीय बल के द्वारा, इसलिए ये स्थायी है। स्वतंत्र अवस्था में ये स्थायी नहीं है। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में होगा तो ये तुरंत अकेला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास में ये क्या है, न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन अकेला किस में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। और किस में टूट जाएगा, प्रोटॉन में टूट जाएगा। प्रोटॉन में P पॉजिटिव लिख सकता हूं। और एक एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो को या तो न्यू बार लिख सकता हूं या फिर मैं लिख सकता हूं न्यू 00। दोस्तों कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ये मेरे पास क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। दोस्तों एंटी न्यूट्रिनो को लिए अगला वीडियो आएगा आगे। एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से इंडिकेट करते हैं या न्यू 00, मतलब एंटी न्यूट्रिनो का जो आवेश होता है वो भी 0 होता है और एंटी न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, एंटी न्यूट्रिनो का आवेश और द्रव्यमान दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको मैंने बताया था पहले ही, देखो प्रोटॉन पर यहाँ पर प्लस का 1 होता है, इस पर माइनस का 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का 1 और माइनस का 1 बोलो 0 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होता, जबकि प्रोटॉन का यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो पूरी रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्लियर कर दिया कि यह परमाणु का क्या है, सबसे ज्यादा अस्थायी मूल कण है। यह अकेला स्थायी नहीं रह पाता, यह केवल नाभिक में ही स्थायी रहता है। अगर यह अकेला रहता है तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन दोस्तों क्या जाता है, टूट जाता है। दोस्तों अगर मैं न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं औसत आयु की, तो न्यूट्रॉन की औसत आयु लगभग 17 मिनट मानी जाती है। कितनी होती है दोस्तों, लगभग कितनी मिनट होती है, 17 मिनट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा की, 1932 में की, इसलिए 1934 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूट्रॉन की खोज में देरी का कारण दोस्तों क्या था, उसकी उदासीन प्रकृति। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन। न्यूट्रॉन पर विशिष्ट आवेश भी दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए परमाणु का सबसे भारी मूल कण है। और यह परमाणु का सबसे अस्थायी मूल कण है। इसके कारण यह अकेला स्थायी नहीं रह पाता है, यह केवल नाभिक में ही स्थायी रह पाता है, क्योंकि वो प्रोटॉन के साथ नाभिकीय बल द्वारा बंधा हो जाता है, बंधा रहता है। यह अकेला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन में दोस्तों क्या जाता है, विभक्त और टूट जाता है। और इसकी जो औसत आयु काल है, औसत आयु है वो लगभग कितनी होती है, 17 मिनट होती है। दोस्तों एक पॉइंट अपने पास और बच गया न्यूट्रॉन के बारे में, और वो अपने पास क्या है कि न्यूट्रॉन का जो निर्माण होता है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रोटॉन के बारे में, उसी प्रकार जो न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन का निर्माण 2 तो डाउन और 1 अप क्वार्ट्ज कणों से होता है। मैंने बताया था कि मूल कणों का निर्माण किससे होता है, क्वार्क कणों से। तो इनमें क्वार्क कण, न्यूट्रॉन में 2 तो क्या होते हैं दोस्तों, डाउन क्वार्क, और 1 क्या होता है, अप क्वार्क। मैंने बताया भी था कि जो डाउन क्वार्क होते हैं उन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है दोस्तों, +1/3e, +1/3e, यही मैंने बताया था। और जबकि अप क्वार्क होते हैं उस पर कितना होता है, डाउन पर तो कितना होता है, -1/3, और इस पर कितना होता है, +2/3। दोस्तों अगर इनको टोटल करोगे, इन दोनों को टोटल करोगे तो -2/3 आ जाएगा, जबकि ये माइनस का ये प्लस का, तो अपने पास इसका टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 0e, तो मतलब 0। अब e को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 ही आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। दोस्तों तो आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से न्यूट्रॉन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।